हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और इनके नतीजे आ चुके हैं। 5 में से 4 अहम जो राज्य थे वो सबकी निगाहें उनके नतीजों पर थी, क्योंकि मिजोरम में न कांग्रेस के लिए कुछ ज़्यादा था वहाँ पर और ना ही बीजेपी या किसी और पार्टी के लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये वो 4 राज्य थे जिन पर लोगों की नज़रें थी कि वहाँ के नतीजे कैसे होंगे, और यही नतीजे आगे आने वाले वक्त के लिए अहम थे जो भारत की राजनीति को तय करने जा रहे हैं। नतीजे आ चुके हैं, सबके सामने हैं। कितनी सीटें किसको मिली हैं ये आंकड़े आप लोगों की जानकारी में होंगे। वोट किसको कितने मिले और कितने प्रतिशत मिले ये भी मीडिया अब तक बता चुका है। हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ अलग तरह की बातें हैं जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। पहली बात तो ये कि जब बीजेपी चुनाव लड़ने जाती है किसी भी राज्य में, विधानसभा के हों या लोकल बॉडीज के हों, तो उसके साथ एक पूरा स्ट्रक्चर एक्टिव हो जाता है जिसमें आरएसएस के 20-25 करोड़ जो बताए जाते हैं वो सदस्य हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये सब चुनाव में मौजूद होते हैं और वो हेल्प करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव के दौरान इस बार भी राजस्थान में रेड हुई, छत्तीसगढ़ में रेड हुई। अच्छा, मुद्दे इस चुनाव में कोई थे नहीं, न पक्ष के पास थे न विपक्ष के पास थे। विपक्ष जो था वो कांग्रेस थी इन 4 राज्यों में और पक्ष था भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी के पास जनता से जुड़े हुए किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, कोई मुद्दे नहीं थे, क्या करना है कोई मतलब नहीं उस पर बात करने की। वहाँ थे बाबर, अकबर, हमास और इसराइल का युद्ध, ये जीत जाएंगे तो फिर लोगों को ये गले काटे जाएंगे, इस तरह की बातें हुई। और चूंकि बीजेपी के पास पैसा है, मीडिया है और जो बाकी चीज़ें हैं वो उसके पास सारा कुछ मौजूद है, तो उसे चुनाव लड़ने में कोई मुश्किल होती नहीं। पक्ष जो था यानी विपक्ष कांग्रेस और अन्य दल, तो छोटे दलों की हम बात नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कांग्रेस की बात करेंगे। तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत, वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। सियासत में लोग बड़े अजीबोगरीब मिजाज के हो जाते हैं और किसी भी सूरत में वो अपनी सत्ता जाने देना नहीं चाहते। हर हाल में उनको हुकूमत चाहिए होती है अपने हाथ में। तो अशोक गहलोत 2-3 बार पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, फिर से वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जो कुछ करना था वो किया भी, और राजस्थान में कांग्रेस हार गई। सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया होता तो कुछ और बात होती, लेकिन गहलोत साहब वही पुराने लीडर हैं और उनको सत्ता में बने रहना था। मध्य प्रदेश में वहाँ भी कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने हिंदुत्व के जितने भी मुद्दे थे वो सारे के सारे अपना लिए थे। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का पूरा एजेंडा कांग्रेस ने यहाँ पर अप्लाई किया। बाबाओं के दरबारों में कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे, जनता की सुध उन्होंने नहीं ली। जनता के मुद्दों पर बात कांग्रेस की तरफ से नहीं कही गई। राहुल गांधी जो चाहते थे उस पर बात कांग्रेस के लोकल लीडर्स ने 4 राज्यों में न की न कही,
और ना उस पर आगे कुछ करेंगे, बात नहीं की। जातिगत जनगणना राहुल गांधी उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोकल लेवल पर तीनों राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जातिगत जनगणना की कोई बात नहीं कही गई। वहाँ बाबा बागेश्वर थे, कमलनाथ उनकी शरण में लिए हुए थे। बाबा बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, उम्र कम है लेकिन काम उनका बहुत ज़्यादा है, लोग उनके पास बहुत हैं, तो वो उसमें शामिल हुए और बाबा की शरण उनको लेनी पड़ी। छत्तीसगढ़ में जहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत थी और बड़ी आसानी के साथ उसको कम से कम 60 सीटें ले आना थी, वहाँ हुकूमत से बाहर हो गई। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री मोदी की है, उनके वादों की है, लोगों से जो उन्होंने गारंटी दिए उन गारंटी पे लोगों ने भरोसा किया। तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब 3 राज्यों में मोदी की गारंटी पर लोगों ने वोट दिया, तो ये गारंटी पर तेलंगाना ने क्यों नहीं दिया, तेलंगाना में बीजेपी क्यों नहीं जीती। तो हम बताएं कि तेलंगाना में पिछली बार कांग्रेस की 1 सीट थी, 1 सीट से सत्ता तक पहुंचना वहाँ कोई मतलब था नहीं। वहाँ जीतने दिया गया कांग्रेस को, चूंकि वहाँ बीजेपी नहीं जीत सकती थी। जीतने दिया गया कांग्रेस को क्योंकि वहाँ बीजेपी नहीं जीत सकती थी। ये 3 राज्यों में कांग्रेस को हार हुई क्योंकि यहाँ पर हारना ही था कांग्रेस को। 2024 के चुनाव नज़दीक है, उससे पहले ये चुनाव टेलीविजन पर सर्वे हो चुके थे, बता दिया गया था कहाँ पर कितनी सीटें आ रही हैं। पहले से भी बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया था कि हम इस बार 200 पार, अब की से 400 पार, अब की से 500 पार। तो एक लाइन पहले से ड्रॉ कर दी जाती है और फिर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोग हैं वो इनके अपना काम करते हैं। बड़ा काम होता है चुनाव आयोग का, और मशीनों का, जो चुनाव में मशीनें इस्तेमाल होती हैं, ईवीएम, हम उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से चुनावों में ईवीएम मैनिपुलेट होता है या चुनाव आयोग कोई सक्रियता नहीं दिखाता है या कार्रवाई नहीं करता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम दूसरी बात करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस को जीतने दिया गया क्योंकि बीजेपी नहीं जीत सकती थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीतना ही था, इसलिए वो जीत गई। अच्छा देखें, अब ये जब नतीजे आए तो कहा जाता है कि शिकस्त इंसान को यतीम बना देती है। राहुल गांधी के ऊपर फौरन राशन पानी लेकर के बहुत सारे जो नेता हैं, लोग हैं, वो सवार हो गए और उनका कि राहुल गांधी ऐसे, राहुल गांधी वैसे, राहुल गांधी का नहीं चला और लोगों ने मोदी को जिता दिया। तो ऐसा कुछ है नहीं। हारने के बाद इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां ढूंढी जाती है और हारने वाले को एक समझा जाता है कि ये बस ऐसे ही, उसका कोई भरोसा नहीं है, या वो जीत नहीं सकता, या वो बहुत कमज़ोर है। राहुल गांधी के हारने से या विपक्ष की अन्य पार्टियों के हारने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। बात सिर्फ इतना है कि जो कांग्रेस, बीजेपी की तरफ से कहा गया, खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम 50 साल हुकूमत करेंगे, तो अब ये कहा जा सकता है इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद कि 2024 में बीजेपी आसानी के साथ चुनाव जीत जाएगी और 2029 में और 29 के बाद फिर उसको कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि 2029 में जो भी 543 पार्लियामेंट की सीट है वो तब 880 सीट हो जाएंगी। नए परसीमन होंगे, सीटें बढ़ाई जाएंगी राज्यों में, हर जिले में सीटें बढ़ेंगी। तो उसमें कुछ इस तरह का
बंटवारा होगा कि हिंदी भाषी राज्यों में सीटें ज़्यादा होंगी, नॉर्थ में और साउथ में सीटें कम बढ़ेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सुकून के साथ, आरएसएस बहुत आसानी के साथ इन हिंदी राज्यों में ही वो अपना चुनाव जीत लिया करेंगे। कुल मिलाकर के 2023 में हुए ये चुनाव आगे की राजनीति के बारे में कुछ इस तरह का बयान करते हैं कि अब विपक्ष के लिए स्पेस खत्म हो चुकी है। अब बीजेपी को जीतने से कोई किसी भी चुनाव में नहीं रोक पाएगा, और जो कुछ उन्हें करना है फिर वो तो जाहिर सी बातें होता रहेगा। देश के अंदर बहुत सारी चीजें होती रही और लोग खामोश रहे, तमाशा देखते रहे, उस पर नहीं बोले। भारत में 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, 1950 में संविधान लागू हुआ। लेकिन बहुत छोटी सी एक बात यहाँ आपके जहन में लाना, आपके सामने लाना चाहते हैं। हिंदी फिल्मों को आपने देखा होगा, किस हिंदी फिल्म में भी अदालत का कोई सीन होता था और वहाँ किसी से जब गवाही वगैरह होती थी तो उसके सामने गीता, कुरान, बाइबल इस तरह की कोई होली बुक ला करके कहा जाता था कि हाथ धर के कसम खाइए। फिर वो व्यक्ति जो गवाही देने के लिए कोर्ट में आया हुआ होता था वो हाथ रख के खाता था कि मैं गीता की शपथ लेकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। अब गीता, कुरान और बाइबल क्यों वहाँ अदालत में इस्तेमाल किए जाते थे? आपको शपथ संविधान की क्यों नहीं दिलाते थे? क्योंकि एक काम अलग से भी चल रहा था देश को दूसरी दिशा में ले जाने वाला, और वो फिल्मों के जरिए किया गया। अभी एक फिल्म आई हुई है इस वक्त, एनिमल। चुनाव के बीच में हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे आज, नजरियों के बीच में, क्योंकि हम कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। एक फिल्म आई हुई है एनिमल। एनिमल फिल्म में कोई स्टोरी नहीं है, किसी भी एक्टर के लिए काम करने के लिए कोई कहानी नहीं उसमें, और फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है। 126 करोड़ रुपए पहले दिन कमाती है, 114 करोड़ दूसरे दिन। 4 दिन के अंदर 215 करोड़ से ज़्यादा की कमाई एनिमल ने कर ली है। अब इस फिल्म में जो खून खराबा दिखाया गया है, आप देखेंगे फिल्म तो बड़ी खौफनाक फिल्म है और बेमतलब की फालतू की फिल्म है, बोगस बंडल जिसको कहना चाहिए। लेकिन पब्लिक ने देख ली क्योंकि उसकी पब्लिसिटी बहुत हो गई थी। उस पब्लिसिटी से आकर्षण बढ़ा लोगों का और वो सिनेमा घर में फिल्म देखने पहुंच गए। तो जो चाहिए था वो 3-4 दिन के अंदर ही फिल्म ने और अगले आने वाले वक्त में अपना जो भी उसकी कमाई है वो और ज़्यादा कर लेंगे। फिल्म को ब्लॉकबस्टर का टाइटल मिल चुका है। फिल्म की कहानी के बारे में हम कह रहे थे, इसमें कुछ भी नहीं है पूरी फिल्म में, और फिल्म हिट हो जाती है, सुपर हिट हो जाती है, ब्लॉकबस्टर हो जाती है। इस फिल्म की कहानी में भी एक पूरा का पूरा प्लॉट तैयार किया गया और जो खलनायक है वो मुसलमान अबरार बॉबी देओल, उसको बना दिया गया। भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन के को लेकर के ये कहानी बनाई जाती है। रणबीर कपूर का बाप अनिल कपूर वो बड़ा बिजनेसमैन है, भारत का सबसे बड़ा, और उसी कारोबारी लड़ाई में ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हैं। वायलेंस है फिल्म में, सिर्फ भड़काऊ चीज़ें हैं, ये लोगों को मेंटल सिक कर देती हैं। इस तरह की चीज़ें फिल्म में, इस तरह के सीन हैं जैसे ISIS के लोग गर्दन काटते थे। फिल्म सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, ये कहा जाता है। तो हम ये देखें कि हमारी सोसाइटी कहाँ तक पहुँच चुकी है, उसका रिफ्लेक्शन अगर एनिमल है तो। अब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो उसके पास सांप्रदायिक मुद्दा था, विकास की बात नहीं थी, नौकरियों की बात नहीं थी, बेरोजगारी की बात नहीं थी, 5 किलो राशन फ्री में मिलेगा ये बात थी। भारतीय जनता पार्टी RSS का अपना एक दुश्मन है और वो दुश्मन है भारत का माइनॉरिटी
माइनॉरिटी में भारत का मुसलमान, उसका खौफ दिखाया जाता है। बाबर चुनाव का मुद्दा था। हमास और इसराइल के बीच जंग चल रही है फलस्तीन में, वो भारत के चुनाव में मुद्दा था। तालिबान का इलाज हनुमान जी की गदा है और हमास का इलाज इसराइल चुन चुन करके उन्हें मारकर कर रहा है। ऐसे बयान दिए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि अगर ये सत्ता में वापस आ गई, ये मतलब कांग्रेस, तो फिर लोगों के गले काटे जाएंगे जैसा एनिमल में काटा जा रहा है। तो भारत में एनिमल की जो आइडेंटिटी है वो मुसलमानों के साथ चस्पा कर दी जा चुकी है। ये एनिमल है और एनिमल के तो फिर गले काटे जाएंगे, उनको जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। मीडिया ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है और चूंकि मीडिया के पास सभी बात करते हैं तो वो बात करना भी अब फजूल की सी बात है कि हम बार बार ये कहते रहे कि भारत का मीडिया जो है वो एक तरफा और एक संगठन के साथ मिलकर के षड्यंत्र करके देश के माइनॉरिटी सेक्शन के एक माइनॉरिटी सेक्शन के खिलाफ काम करने में लगा हुआ है। उसका कोई एनिमी नहीं है, एक ही दुश्मन है और वो मुसलमान है भारत का। होगा क्या अब, क्योंकि 2024 के चुनाव का कार्यक्रम अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मई तक ये सब चीज़ें गिनती वगैरह सब होकर के ख़त्म हो जाएंगी और मई के लास्ट तक भारत के नए प्रधानमंत्री को शपथ लेनी होगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो अगले 3 महीने 3.5 महीने कुल मिलाकर के बाकी हैं पार्लियामेंट के चुनाव शुरू होने में, अधिसूचना जारी होने में। इन 3-4 महीने में कोई करिश्मा ऐसा नहीं होने जा रहा है जो विपक्ष आरएसएस का मुकाबला कर सके। बहुत आसानी के साथ 2024 में लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाए रखने के लिए ऐसी बातें करना भी ज़रूरी होता है। तो हिम्मत तो लोग इंसान को नहीं हारना चाहिए, लेकिन सच को भी झुठलाना नहीं चाहिए। भारत के मुसलमान जो 1947 में बंटवारा हुआ और उसके बाद जो भारत में रुके, तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि जिस तरह से बड़े नेताओं ने कहा है कि सब मिलकर के रहेंगे, भाई भाई की तरह रहेंगे, तो उसी तरह से सब लोग मिलकर के रहते चले आए। उनको ये नहीं अंदाज़ा था कि भारत के मुसलमानों के साथ आगे चल के क्या होगा। मुस्तकिल काम होता रहा। अब बड़े लेवल पर ये बातें होती हैं, कोई भी अगर मुसलमान के बारे में बात करता है, कोई मुद्दा उठाता है, तो कहा जाता है तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। और ये बड़े लेवल पर बात की जाती है, तुष्टीकरण, उसकी राजनीति की जा रही है। और ये मुसलमानों के हमदर्द हैं। कोई भी दल हो विपक्ष में, जैसे ही मुसलमानों के पक्ष की कोई बात कह देता है, हक बात करने की कोशिश करता है, तो उसको मुसलमानों का हमदर्द बता करके, अब डर की वजह से वो विपक्षी दल भी मुसलमानों के बारे में न कुछ कहते हैं न कुछ करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि हमारा वोट जो है वो खराब हो जाएगा और हमसे दूर हो जाएगा। अब कांग्रेस 3 राज्यों में हार चुकी है। तलाश करेंगे कांग्रेस के लोग भी हम क्यों हारे, एक्सपर्ट्स भी बताएंगे मीडिया में कि कांग्रेस की हार की वजह क्या रही। हम इस पर आज बात ही नहीं कर रहे हैं क्या वजह रही, क्योंकि अब वजहें तो सभी को पता है और वो उस पर बातें करते रहना बेवजह है। आरएसएस ने 100 साल तक मेहनत करके अपनी जड़ें बहुत मजबूत की, उसने कंट्रोल किया एक एक जो देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं उन पर। अब उनका कंप्लीट कंट्रोल हो चुका है। इंसाफ की बात करें
तो कल 6 दिसंबर है, आज 5 दिसंबर है, तो कल का दिन 6 दिसंबर वो भारत की में नाइंसाफ़ी के लिए कैसे होती है वो बता देता खुद ही। ये हिस्टोरिकल डे है 6 दिसंबर। किसी को सजा नहीं हुई, सब बच गए। और बाकी चीज़ें वो सब खत्म कर दी गई। जब किसी समाज में, किसी मुल्क में कानून का राज नहीं रहता है तो एनिमल जैसी फिल्में बनती हैं, एनिमल जैसा वातावरण तैयार हो जाता है, लोग गले काटते हैं लोगों के, और दर्शक बैठे हुए तालियां बजाते हैं, वाह क्या एक्टिंग की है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, जो दर्शक तालियां बजा रहा है गला काटने पर। सांप्रदायिकता की राजनीति की ये एग्जाम्पल्स हैं। हमास जंग का चुनाव में मुद्दा है हिंदुस्तान में, इसराइल मुद्दा है। विकास की बात ही नहीं होती इलेक्शन में, बेरोजगारी खत्म करने की बात नहीं होती। कहा जाता है आपको मुफ्त 5 किलो अनाज मिलेगा, आप वोट दीजिए। 2028-28 तक शायद वो बढ़ा दिया गया। आगे का चुनाव भी 2029 के भी चुनाव की। अब ये विपक्ष के लोग क्या करेंगे? तो बहुत सारे नेता तो पार्टियां बदल के वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बहुत मुमकिन है सचिन पायलट बीजेपी में चले जाएं। एक ऐसी बात हो रही है, हो सकता है चले जाए। कमलनाथ जो कमल के काम आए वो भी जा सकते हैं, क्योंकि अब सत्ता 5 साल तक तो, अब तो इस बार तो चुन के आई है ना। पिछली बार तो जोड़ तोड़ करके और सरकार से हटा के कांग्रेस को बन गई थी बीजेपी की सरकार, लेकिन अब तो जीत करके आए हैं। तो इस जीत में तो अब कोई मसला ही नहीं है कमलनाथ को शामिल होने के लिए बीजेपी में। उन्हें पता है 5 साल तक हम जाएंगे नहीं, सत्ता में आएंगे नहीं। और देश की राजनीति में अब पार्लियामेंट की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी एंड हो चुका है अपोजिशन के लिए। उत्तर प्रदेश में ही अब से 20 साल पहले 2004 में, 3 में, 2 में दर्जन भर से ज़्यादा छोटी छोटी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां थीं जो 2-2, 4-4 जिलों में काम करती होती थी। वो सत्ता में नहीं थी, उनके एमपी एमएलए नहीं थे, उनके सभासद या प्रधान नहीं थे, फिर भी वो होती थी, काम करते हुए नजर आती थी। छोटे मोटे मामले में किसी मसले पे धरने प्रदर्शन कर लिया करते थे वो लोग। तो जो वीकर सेक्शन था उसकी बात कहीं ना कहीं किसी लेवल पर उनके जरिए भी कही जाती थी। अब तो ताकतवर लोग बोलने को तैयार नहीं है और उनको खामोश करा दिया गया। बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान थी? बहुजन समाज आंदोलन से पैदा हुई पार्टी नजर ही नहीं आती है। मायावती की पहचान थी ठसक के साथ पॉलिटिक्स करना। अब बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था बीएसपी का। अब बीएसपी कहीं दिखती नहीं, मायावती बोलती नहीं। मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स अब अखिलेश यादव से आगे चला रहे हैं। अब अखिलेश यादव सत्ता तक पहुंच पाएंगे यूपी में बहुत मुश्किल हो चुका है। आज की परिस्थितियों में विपक्ष के लिए अब स्पेस नहीं बचा है किसी भी तरह से, क्योंकि यहां से आगे जैसे ही बीजेपी जीती है तो राजस्थान के अंदर तो नतीजों के बाद फौरन नतीजे दूसरे भी आना शुरू हो गए। वहां पर जो एक सांसद हुए हैं उन्होंने निकल के और बाहर जितनी भी चिकन विकन की दुकानें, ठेले वगैरह लगाए हुए थे माइनॉरिटी सेक्शन के लोग, वो सब बंद कराने के लिए लोग डर के मारे भाग गए। काम धंधे तो पहले ही ख़त्म है, लोगों के पास है नहीं रोजगार। अब जो छोटा मोटा काम करके सब्जी बेच के, चिकन बेच के, मटन बेच के या कहीं कोई फ्राई वगैरह बेच करके अपना काम चलाते थे वो सब खत्म, वो भी होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर बाहर आ चुका है।
लोग बुलडोजर पर बैठ करके चुनाव में पर्चा भरने जा रहे हैं। बुलडोजर हमारी आइडेंटिटी बन चुका है, विकास की जगह बुलडोजर ने ले ली है। ये नाइंसाफियां जो हो रही हैं, और अदालत क्या कहे उसको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है जरा भी अदालत के मामले में कुछ आप बोले तो। किसी की भी चीज उठा के आप किसी को भी दे दें और फिर कहें इंसाफ है। ये तो आने वाला जो वक्त है, इन चुनाव के नतीजों को देख करके हम कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं है। खुश होने की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने 100 साल तक मेहनत की है, हर हाल में मेहनत की है, और जो वो चाहते थे उसमें कामयाबी हासिल की है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात थी, तो हिंदू राष्ट्र की तरह तो भारत बिहेव कर रहा है दशकों से। भारत का जो सिस्टम है वो काम कर रहा है हिंदू राष्ट्र की तरह। लोग डरते हैं मुसलमान की बात करने से। मीडिया, अल्लाह अल्लाह, मीडिया ने तो दुश्मन बनाया हुआ मुसलमान को। अब ये नतीजे तो आ गए, अब नतीजे जो आएंगे वैसे वाले उन्हें भुगतने के लिए तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ निराश होने की बात उनको तो बिल्कुल भी नहीं है। जो राजनीति में वो एक दल से दूसरे में चले जाएंगे, उनकी कोई आइडियोलॉजी कुछ तो नहीं, उनको तो किसी भी सूरत में सियासत करना है। अब जैसे कांग्रेस की सरकार चलेगी राजस्थान में, तो पहले जिस वक्त मैडम सिंधिया की हुकूमत थी, उस वक्त राजस्थान जाना हुआ, तब भी देखा कि मुसलमानों के बड़े ताकतवर लोग जिससे ही मुलाकात हुई वो कौन है साहब, ये आरएसएस के बड़े करीबी हैं, ये बीजेपी में इनके बड़े अच्छे मामला हैं, और ये बीजेपी के फराह प्रकोष्ठ के ये नेता हैं। रास्ते तलाश कर लें आप भी सब। आने वाले वक्त कुछ इसी तरह का होगा। गुंजाइशें खत्म हो गई हैं। सत्ता संगठन के हाथ में, एक संगठन के। अब उस संगठन को आप हरा नहीं सकते। अंग्रेज भारत में बहुत थोड़े से आए थे, पूरे 250 साल राज किया, बहुत थोड़े से ही बने रहे यहाँ। कभी 30,000, कभी 32,000, कभी 28,000, 50-60 हज़ार से ज़्यादा कभी नहीं हुए, जहाँ जबकि भारत की आबादी 25 और 30 करोड़ के करीब थी। 30-40 हज़ार अंग्रेजों ने भारत पर 250 साल राज किया। जब भारत छोड़ करके भी वो गए 1947 में, तब भी 6 से लेकर 8 हज़ार के करीब थे। बहुत सुकून के साथ टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ तक गए थे, क्योंकि वो तय कर चुके थे कि अब हमको छोड़ करके जाना है। और उसके बाद से तो जब किसी का किसी सिस्टम पे कंट्रोल हो जाए, अंग्रेजों का कंट्रोल हो चुका था सब पर, तो उन्होंने 250 साल हुकूमत की, कुल 25-30 हज़ार लोगों ने। अब यहाँ तो 25-30 करोड़ आरएसएस के सदस्य हैं, सारी चीजें उनके अपने कंट्रोल में हैं। तो अब उनको सत्ता से बाहर करने का कुछ है नहीं कि कोई भी किसी तरह से सत्ता से बाहर कर सके। ईवीएम में गड़बड़ी होती है, नहीं होती है, ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होते हैं, क्या होंगे ईवीएम बैलेट पेपर से, तो अब कुछ भी नहीं होगा। किसान 1 साल
धरने पे बैठे हैं या 6 साल बैठे हैं, जो सरकार चाहेगी वही होगा। लड़कियां पूरे दिन बैठे, रात भर बैठे, खूब चीखें चिल्लाएं और इंसाफ की बात करें, उनको हक नहीं मिलेगा। किसी ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सब बच जाएंगे, सब बचते रहें। खुल्लम खुल्ला नाम लिए गए थे लोगों के कि आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल हैं। संघ के बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, इंद्रेश कुमार, मोहन भागवत। कोई जांच भी नहीं हुई किसी के। अगर किसी के आम आदमी के खिलाफ कोई इस तरह की बात हो जाती है, कोई रिपोर्ट आ जाती है कि ये उस घटना में शामिल है, फौरन गिरफ्तारी होती है उसकी। यहाँ तो जांच भी नहीं होती, गिरफ्तारी तो छोड़ें आप। खिलाड़ी लड़कियां बैठी रही, चीखती रही, रोती रही, पिटती रही, सब कुछ हुआ। क्या हुआ ब्रजभूषण का? कुछ भी नहीं। तो जिसके हाथ में व्यवस्था है वो सब कुछ अपना कर लेता है। अब ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा निजी तौर पर मानना यह है कि अब आरएसएस को हराना पूरी तरह नामुमकिन है और अगले कई सदी तक, आज जो बात हो रही है ये 5 दिसंबर 2023 को आपसे बात हो रही है, निजी तौर पर मेरा मानना है कि अगले कई सदी तक आरएसएस का राज रहेगा भारत में। अब वो किस तरह का मॉडल अपनाएंगे, चीन वाली डेमोक्रेसी होगी, रूस वाली होगी, या कोई और। नई संसद बन चुकी है, वहां संगोल नाम का एक यंत्र स्थापित कर दिया गया है। नई संसद में नए संविधान की भी जरूरत होगी। तो देश आगे कैसा होगा, कैसे चलेगा, आप देखते हैं क्या होने जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।